अच्छा जी, ये एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है जिसके लिए इन्वेस्टर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि हम या वो बंदा बाय या सेल कर सके हमसे। तो इसके बेचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए और हमें बायर और सेलर मिल सके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। अब यहाँ पे ये सारे लोग हैं वो अपनी ताकत के मुताबिक इसमें बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं और जगह खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं और इससे फिर वो मुनाफा कमाते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हम किसी बड़े एरिया को बेचने या खरीदने के लिए छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उससे फिर हमें आसानी हो जाती है, इसी तरह हम फाइनेंशियल मार्केट में जब चेंजेस आ रही होती हैं प्राइस में, तो उसको पहचानने के लिए कि ये कितना चेंज इसमें आया है, उसके लिए हम डिफरेंट यूनिट्स डिफाइन कर देते हैं कि ये अगर इतना चेंज आ रहा है तो हम इसको इस तरह पहचानेंगे कि ये पिप्स में चेंज आ गया है, ये पॉइंट्स में चेंज आ गया है और ये टिक्स में चेंज आ गया है। मेजरिंग की जो प्राइस चेंजेस होती है इसमें मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं जो कि आगे जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये पॉइंट्स, पिप्स और टिक्स ये यूज होती है। अब ये पूरा यूरो यूएसडी फर्ज करो ये प्राइस थी जो कि असल में ये एरिया था, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर पूरा एरिया था, इसको बेचने के लिए हमारे पास बायर या सेलर चाहिए था, तो इसको हम छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम पॉइंट्स, पिप्स और टिक्स कहते हैं। अब अगर इसमें पॉइंट्स में फर्क आएगा तो वो बड़े इंसे में आएगा, जैसे 1.55 से 56 हो गया। अगर पिप्स में चेंज आएगा तो 55 की जगह ये जो इधर है ये वाला डिजिट, चौथा डिजिट जो होगा इसमें चेंज आएगा। और अगर टिक्स में इसमें चेंज आ रहा है तो इसमें जो 5वां डिजिट होगा उसमें चेंज आएगा, तब हम उसको कहेंगे कि ये टिक्स में आ गया है चेंज। अब ये जो है नॉर्मली जो हम यूज कर रहे होते हैं पिप्स, इसमें 1 यूनिट ऑफ द 4th डेसिमल प्लेस, यानी ये वाला जो इशारिया के बाद चौथा हिस्सा आ रहा है, डिजिट आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि अगर इसमें फर्क आएगा तो ये एक पिप होगा। अब ये सारी करेंसी पेयर्स के लिए सेम चीज है, सिवाय जेपीवाई पेयर, वो पेयर जिनमें जेपीवाई हो उनमें ये दूसरा हिस्सा जो होगा वो पिप के बराबर होगा। अगर उसमें कोई फर्क आता है तो उतना पिप फर्क आएगा, इशारिया के बाद दूसरा हिस्सा। जैसे यहाँ पे आ रहा है 1.16080, 1.16090, तो ये क्या हो गया, 8 से 9 हो गया। इसका मतलब है इसमें एक पिप चेंज आ गया। और अगर ये 0 और 0 में चेंज आ जाता, यानी यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाता, इसका मतलब है ये टिक में फर्क आ गया, ये एक टिक इसमें फर्क आ गया है। अच्छा, जैसे हमारे पास हर जगह पे मरला की कीमत जो होती है वो डिफरेंट होती है, किसी जगह मरला की कीमत 2.5 लाख होगी, किसी जगह 5 होगी। मरला वही होता है जितने का होता है हर जगह, लेकिन उसकी कीमत अलग होगी। इसी तरह हमारे पास पिप की वैल्यू भी डिफरेंट पेयर्स में डिफरेंट होती है। कुछ पेयर्स में पिप की वैल्यू कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है। वो पेयर्स जिनमें यूएसडी आखिर में आता है उसमें एक पिप जो होता है, अगर उसको हम 1 लाख यूनिट यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट से बाय या सेल करें तो एक पिप की कीमत $10 आएगी। इस तरह हम बाकी लॉट्स जो होते हैं वो भी आगे जाके भी डिफाइन करेंगे और उनकी वैल्यू भी बताएंगे। और वो पेयर्स जिनमें यूएसडी शुरू में होता है यानी आखिर में नहीं होता, इस तरह ये जीबीपी यूएसडी है, ये इसमें यूएसडी दूसरे नंबर पर आ गया है, तो इसमें क्या है कि इसमें पिप की वैल्यू अगर $1 लाख
या स्टैंडर्ड लॉट से हम इसको ट्रेड कर रहे हैं तो वो $10 के बराबर होगी। तो वो पेयर जिनमें यूएसडी पहले आता हो, दूसरे नंबर पे ना आता हो, उनमें ये पिप की वैल्यू 10 की जगह कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें फ्लक्चुएशन होती है। अच्छा, अभी हमने पीछे लॉट साइज की बात की है, तो अभी लॉट साइज क्या है वो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम कितने मरले या कितने पैसों के मरले खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये लॉट साइज है। फर्ज करें आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं और 1 लाख की डॉलर की जो है वो यूरो यूएसडी आप ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 1 स्टैंडर्ड लॉट, जो कि डेसिमल में या इशारिया में हम इस तरह लिखते हैं, और उसकी 1 पिप की वैल्यू क्या होगी, अगर उसमें 1 पिप चेंज आएगा तो $10 के बराबर होगी। अगर मिनी लॉट आप यानी $10,000 की ट्रेड कर रहे हैं, जो इस तरह लिखा जाएगा इशारिया में, उसकी वैल्यू 1 पिप की $1 होगी। अगर माइक्रो लॉट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप $1000 ट्रेड कर रहे हैं और उसकी 1 पिप की वैल्यू 10 सेंट होगी। फॉर एग्जांपल अभी यूरो यूएसडी में 10 पिप का चेंज आ गया है और आप इसको एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप $100 का नुकसान या प्रॉफिट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप 1 मिनी लॉट वही 10 पिप के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि $10 इसमें आपके पास नुकसान या प्रॉफिट होगा। और इसी तरह 1 माइक्रो लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा आपके पास 10 पिप के लिए। अच्छा, हम इसको समझते कैसे हैं, ज़मीन वाली मिसाल से हम इसको अगर मिलाएं तो देखें, तो अगर ज़मीन का बड़ा हिस्सा पूरा वो जो एरिया था उसको अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पूरे स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड कर रहे हो $1 लाख को, जो कि हम छोटे इन्वेस्टर नहीं कर सकते। वो बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन या हेज फंड वाले, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। जिस तरह बड़े लोग जो होते हैं वो मिलकर टाउन बना देते हैं किसी जगह, कि ये टाउन है या सोसाइटी है। मिनी लॉट जो है 10,000 यूनिट, वो जो ये वाला जो पूरा एरिया था 1 लाख का, वो आप 10,000 के हिस्सों में 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, तो उसको आप ट्रेड कर रहे हो और फिर आपके पास जो है बायर और सेलर दोनों मिल गए आपके पास। इसी तरह माइक्रो लॉट जो होता है वो 1000 यूनिट जो है आप उसको ट्रेड कर रहे हो, और उसमें आपने जो ये वाला हिस्सा था 1 लाख का, वो आपने 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह आप 100 यूनिट अगर ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब इस हिस्से को 1 लाख के आपने 1000 हिस्से बना दिए। इस तरह हमें इसमें मार्केट में लिक्विडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बायर और सेलर हर पॉइंट पे मिल रही होती है और आसानी भी होती है। ये पूरा एरिया था स्टैंडर्ड लॉट वाला, फिर इसको हमने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर उससे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस तरह। अच्छा, ये उसकी कैलकुलेशन है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह ये होती है, तो ये इसकी कैलकुलेशन है कि $1 लाख 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 10,000 एक हिस्सा हो जाएगा उसका। तो अगर आप यूरो यूएसडी के 10,000 ट्रेड कर रहे हैं, यानी इसको 0.1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब असल में है कि आप इसके 10,000 यूनिट्स ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी के 10,000 यूनिट ट्रेड कर रहे हैं। ये एक पूरा लॉट और इसके ये छोटे हिस्से। अच्छा, अब हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट, जैसे मैंने बताया, पॉइंट बड़ा फर्क होता है, और ये अमूमन हम पेयर्स के लेफ्ट साइड में, यानी इशारिया के पहले जो डिजिट होते हैं उसमें जब फर्क आता है तो उसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं कि ये पॉइंट्स में फर्क आ गया। जैसे
13-14 से 13-15 हो गया, तो इसमें ये 1 पॉइंट फर्क आ गया। अब ये ऑयल की मिसाल है, ये S&P की थी, ये ऑयल की मिसाल है कि 68 से 69 पर चला गया, तो इसमें ये 1 पॉइंट का फर्क आ गया। जिस तरह हमने बात की कि पिप की वैल्यू होती है, जैसे मरला की वैल्यू होती है हर जगह, तो इस तरह पिप पॉइंट की भी वैल्यू होती है, जो हर स्टॉक में या फ्यूचर्स के ट्रेडिंग वाले पेयर जितने भी हैं, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये फ्यूचर्स या स्टॉक्स में यूज होते हैं। पिप्स हम नॉर्मली जनरली यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, कमोडिटीज हो, नॉर्मली सारे लोग जो है वो पिप्स यूज कर रहे होते हैं। लेकिन असल चीज जो है वो पॉइंट कहनी चाहिए और टिक्स कहने चाहिए। अगर स्टॉक्स और फ्यूचर के पेयर्स हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम पॉइंट्स में और टिक्स में मेजर करते हैं, और जो है दूसरे फॉरेक्स के करेंसीज वगैरह हैं उसको हम टिप्स में काउंट करते हैं। तो नॉर्मली जो है अगर 1 पॉइंट का फर्क आते है तो इसका मतलब है इसमें $1 का फर्क आ गया है। लेकिन ये जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने पॉइंट के लिए कितने डॉलर की वैल्यू मखसूस की हुई है। अब जैसे यहाँ पे है शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज जो हमारे पास है, उसमें अगर हम ट्रेड करें ऑयल को, जो कि बराबर हो अगर 1000 बैरल्स के, और उसमें कोई फर्क आ जाए इतना 0.01 का पर बैरल, तो इसका मतलब है कि उसमें $10 का फर्क आ रहा है। और अगर 10 पॉइंट का उसमें फर्क आ जाए तो इसका मतलब है उसमें $100 का फर्क आ रहा है। अच्छा, ठीक, हम अभी टिक के बारे में बात करते हैं। टिक जो है वो किसी प्राइस के बिल्कुल राइट साइड वाले आखिरी हिस्से को हम टिक कहते हैं, कि इशारिया के बाद जो आखिर में हिस्सा आए उसको हम टिक कहते हैं। ये बहुत ही छोटे चेंजेस को हम डिफाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए टिक की वैल्यू यूज करते हैं। और ये टिक जो है इसकी वैल्यू किसी एक्सचेंज से, जो जिस एक्सचेंज के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उससे महसूस होती है। उसमें हर जगह चेंजेस नहीं आ रही होती है, मतलब फिक्स चेंज होता है। जैसे आप 100 से डायरेक्ट 150 पे नहीं जा सकते, आप 10, 20, 30, 10 का फर्क आपने करना है। इस तरह आपने, यानी 5 नहीं कर सकते, 10 करना है, या 15 नहीं कर सकते, 20 करना है, इस तरह। जैसे S&P जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 1 पॉइंट जो है वो, अगर हम पॉइंट डिवाइड करें 4 हिस्सों में तो उसके 4 हिस्से इशारिया 25 के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इशारिया 25 से कम या ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आएगा। इशारिया 25 ही इसमें या तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, अगर हमने इसमें टिक में देखना है। और अगर हम गोल्ड में देखें तो उसमें डिफरेंट होता है, वो एक्सचेंज की तरफ से ये फिक्स होता है। उसमें हम कहते हैं कि इशारिया 10 से इसका टिक साइज होगा, यानी इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर मार्केट ने इसमें फ़र्क लाना है, प्राइस चेंज हो रही है, तो या तो इशारिया 10 की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होगी, यानी इशारिया 9 नहीं होगी, इशारिया 5 नहीं होगी, इशारिया 12 नहीं होगी, 10 का फ़र्क इसमें आएगा, इशारिया 10 का। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि किसी पेयर की आखिरी प्राइस जो थी फर्ज करें 100 है, और इसके टिक का साइज जो है 0.05 है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इस पेयर में ट्रेड करना है और इसको ख़रीदना है, अब हम अगर 100 पे नहीं ख़रीदना चाह रहे, इसको हम 100 से कम प्राइस में ख़रीदना चाह रहे हैं, तो हम 99.95 पे ख़रीद सकते हैं, 99.90 पे ख़रीद सकते हैं, 85 पे ख़रीद सकते हैं, 80, 75, इनके बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका टिक साइज जो है वो फिक्स है, इशारिया 0.5 का है। यानी 99.95 की जगह 99.93 नहीं हो सकता, 99.87 नहीं हो सकता, क्योंकि टिक साइज यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और ये एक्सचेंज की तरफ से फिक्स वैल्यू होती है।
जनरली जो हमारे पास पॉइंट होता है, एक पॉइंट वो 10 पिप्स के बराबर होता है। एक पिप जो होता है वो 10 टिक्स के बराबर होता है, और एक टिक जो है ये सबसे छोटी यूनिट है पैमाइश करने के लिए। एक पॉइंट 10 पिप के बराबर, और अगर एक टिक 10 पिप के बराबर है तो इसका मतलब है कि 10 पिप्स जो हो वो 100 टिक के बराबर हो जाएंगे। अब ये हम गोल्ड में इसकी प्राइस देखते हैं। फर्ज करें इसमें प्राइस 24-26.50, नई प्राइस जो हो गई वो 24-26.51 हो गई, यानी 50 से बढ़ के एक पॉइंट हो गई। तो इसका मतलब है कि इसमें एक टिक फर्क आ गया है। अच्छा, 24-26.50 से 24-26.40 हो गई। अब इसमें ये दूसरे हिस्से में फर्क आ गया, तो इसका मतलब है 5 से 4 हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक पिप का फर्क आ गया जो कि 10 टिक्स के बराबर है। अच्छा, 24-26.50 से 24-25.50 अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि अब इसमें एक पॉइंट का फर्क आ गया जो कि 10 पिप के बराबर है और 100 टिक्स के बराबर है। इसी तरह यूरो यूएसडी में अगर आप देखें 1.09 150, 1.09 151, तो आखिरी हिस्से में इसका फर्क आ रहा है तो ये एक टिक हो गया। अगर इसके आखिरी से पहले वाले हिस्से में यानी सेकंड लास्ट, जो जैसे हमने बात की उधर के करेंसीज में जो चौथा हिस्सा होता है इशारिया के बाद, अगर उसमें फर्क आए तो वो एक पिप का फर्क होगा। तो 5 से 6 हो गया इधर, तो ये एक पिप है जो कि 10 टिक के बराबर है। इसी तरह अगर इस हिस्से में फर्क आ जाए तीसरे हिस्से में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें 10 फर्क आ गया, 10 पिप का। और जेपीवाई के लिए मैंने जैसे बात की उधर, वहां पे चूंकि इशारे के बाद 2 डिजिट होते हैं, तो उसमें अगर फर्क आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि पिप में फर्क आ रहा है। तीसरे हिस्से में अगर फर्क आएगा तो वो टिक होगा, और दूसरे हिस्से में अगर फर्क आएगा तो वो पिप होगा। इस तरह ये 0 से 1 हो गया, इसमें एक पिप का फर्क आ गया है। ये 0 से आखिरी हिस्सा जो है 0 से 1 हो गया, तीसरा हिस्सा जो है तो इसमें एक टिक हो गया। और अगर ये वाला हिस्सा इसमें फर्क आ जाए तो इसका मतलब है कि ये 10 पिप हो गए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये डिफरेंट पेयर्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं, ट्रेड होते हैं, लोग ट्रेड करते हैं। ये लॉट साइज है, ठीक है, और ये इनिशियल प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ये इसमें चेंज आ गया है। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए आपको, ताकि आपको पता चले कि ये काउंट कैसे करते हैं। अगर ये इनिशियल प्राइस हो जो पहले प्राइस थी और बाद में प्राइस थी, तो इसमें मतलब है कि इतना फ़र्क आ गया है, चेंज। और उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट्स में फ़र्क है। यानी इस पेयर में इथेरियम जो है, इथेरियम यूएसडी, इसको हमने ट्रेड किया जिसकी इनिशियल प्राइस ये थी और क्लोजिंग प्राइस ये थी, तो उसमें चेंज इतना आ गया है। और ये पॉइंट्स में हम डिनोट कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स में चेंज आ गया इसमें। और इसमें हमने पॉइंट्स में इस लॉट साइज के लिए जिसको ट्रेड किया था इतना प्रॉफिट या लॉस किया है। यानी अगर आप इस पेयर को इशारिया 10 के लॉट से, जो कि एक माइक्रो लॉट है, ट्रेड कर रहे हैं तो, और उसमें इतना फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हमारा। ये इस तरह बाकी पेयर्स के भी आप देख लीजिएगा। ये लॉट साइजेस हैं, ये इनिशियल प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, और इसमें ये इतना चेंज आ रहा है जो कि पिप्स या पॉइंट्स में हम डिनोट कर रहे हैं। तो उसके साथ उस लॉट साइज के मुताबिक, इतने पिप्स के मुताबिक हमें कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है डॉलर में। अब ये वही पेयर्स हैं दोबारा जिसको हम अगर डिफरेंट लॉट साइज के मुताबिक ट्रेड करें तो उतना फ़र्क आएगा एक पिप के लिए। यानी अगर एक पिप इस पेयर में इस लॉट साइज के साथ हम ट्रेड करें तो इतने डॉलर या सेंट इसमें फ़र्क आएगा। अगर वही एक पिप
इस पेयर का इस लॉट साइज के साथ हम ट्रेड करें तो इतने डॉलर का फर्क आएगा। अगर वही एक पिप इस पेयर का इस लॉट साइज के साथ हम ट्रेड करें तो $1 का फर्क आएगा। तो ये पूरे डॉलर हैं, ये लॉट साइज है एक पिप के लिए। फर्ज करें CAD JPY है जिसके आप ट्रेड कर रहे हैं एक पिप, यानी एक पिप का आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, प्राइस में चेंज आ रही है इस लॉट साइज के साथ, तो वो कितना होगा लॉस या प्रॉफिट .07 का। और अगर 10 लॉट के साथ आप जा रहे हो इसमें तो वो कितना होगा .70 का। और अगर एक लॉट के साथ जा रहे हो तो .7 का। ये जितने वैल्यूज ये वाली और इधर मैंने बताई हैं, ये असल में इन पिक्चर्स से हमने उठाई हुई हैं। ये वो पेयर है जिसको आप ट्रेड कर रहे हो, ये लॉट साइज आपको इधर नजर आ रहा होगा, ये ओपनिंग प्राइस होगी, ये इधर क्लोजिंग प्राइस होगी और ये आपको प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा होगा। अब इसका मतलब है इस लॉट साइज के साथ जो कि मार्केट में चेंज आई है प्राइस में, यहां से यहां होके इतना चेंज आया है इस लॉट के साइज, तो आपका इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है।